Hello friends, I'm Lubna Tanveer and I'll be dealing with FIR today. We'll be discussing FIR. So, first of all, we need to know what is an FIR. जैसा कि हम सबको पता है FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट which is first in time. However, FIR is not defined anywhere in CRPC. हमें पता है कि FIR जो है वो कहीं भी डिफाइन नहीं हुआ है CRPC में, बट इसका जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है 154 CRPC में. तो FIR can be termed as any means of information which discloses about the commission of a cognizable offence. So what is important here, that commission of a cognizable offence. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, कहीं एक क्राइम हुआ, किसी ने देखा कि एक क्राइम हुआ, वो पुलिस स्टेशन में जाता है और उसको रिपोर्ट करवाता है. तो वो क्या हुई, वो जो इंफॉर्मेशन उसके पास थी उसने जाके रिपोर्ट की और उसने पुलिस को बताया, तो वो FIR होगी. बट हाउएवर इसमें थोड़ी कंडीशंस हैं FIR में. There are certain conditions which is mentioned in section 154 CRPC which has to be followed. तो FIR, जैसा कि हम सबको पता है कि FIR के लिए इंफॉर्मेंट का होना जरूरी है. इंफॉर्मेंट की आइडेंटिटी जरूरी है और जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए. सपोजिटली एक क्राइम होता है दिल्ली में एक क्राइम हुआ और कनॉट प्लेस में, और वहाँ पे एक आदमी ने देखा कि एक दूसरा बंदा है जो किसी को स्टैब किया, उसने किसी को चाकू मारी. तो वो पुलिस को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि कनॉट प्लेस में एक्स ने वाई को चाकू मारी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कनॉट प्लेस में कहाँ पे. फुल डिटेल्स जो है वो ऑफेंस की वो है ही नहीं, और आइडेंटिटी भी अपनी रिवील नहीं कर रहा है. तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं क्रिप्टिक और वेग इंफॉर्मेशन, जहाँ पे इंफॉर्मेंट इज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी एंड देयर इज नो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस. तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्रिप्टिक और वेग इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो क्या क्रिप्टिक और वेग इंफॉर्मेशन पे कोई FIR फाइल हो सकती है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस हैं. वन ऑफ द केस आई मेंशन इज सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन पे FIR फाइल नहीं हो सकती है, क्योंकि FIR फाइल होने के लिए इंफॉर्मेंट की आइडेंटिटी का पता होना बहुत जरूरी है और जो डिटेल्स हैं ऑफेंस के वो भी जरूरी है. और कभी कभी ऐसा होता है कि इंफॉर्मेंट पुलिस खुद ही बन जाती है. वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि कोई क्राइम हुआ है और इंफॉर्मेंट पुलिस खुद ही बन जा रही है. तो वैसे केसेस में भी FIR हो सकती है. So the second thing I wanted to discuss is essential of FIR. So we all know that the provision of FIR is given under section 154. FIR के जो कुछ essentials हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी अब. जैसे कि जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो, अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि वो रिलेट करनी चाहिए टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस की यहाँ बात की गई है. कॉग्निजेबल ऑफेंस हम सब जानते हैं कि वो ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट. जनरली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो ग्रेव नेचर का होता है. तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हमारे पास अलग प्रोविजन मौजूद है. कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होगा अगर कमीशन और उसकी इंफॉर्मेशन अगर कोई देगा तभी वो FIR रिपोर्ट करेगा. सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है FIR की वो ये है कि इट शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग and read over to informant. Section 154 of CRPC provides that FIR shall be reduced in writing. The word shall has been mentioned here. Shall means mandatory. हम सबको पता है कि shall का जहाँ यूज हो जाता है वहाँ एक mandatory part जुड़ जाता है प्रोविजन के साथ.
तो यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ ओरली आके बताने से नहीं होगा कि ओरली किसी ने आया और बता दिया पुलिस को, तो पुलिस को उसको राइटिंग में लेना पड़ेगा और उसको साइन करवाना होगा इन्फॉर्मेंट से, और उसको पढ़ के सुनाना होगा जो भी पुलिस ने लिखा है एफआईआर में, वो इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाना होगा, प्लस उसको साइन भी कराना होगा। और जो सब्सटेंस है एफआईआर का वो रिकॉर्ड होगा जनरल डायरी में। जनरल डायरी एक डायरी होती है जो कि मेंटेन की जाती है हर पुलिस स्टेशन में, जिसको जनरल डायरी भी बोलते हैं, पुलिस डायरी भी बोलते हैं। उसमें सब्सटेंस ऑफ एफआईआर का रिकॉर्ड, जो सब्सटेंस है एफआईआर का वो रिकॉर्ड होगा जनरल डायरी में। और फिर जो कॉपी ऑफ एफआईआर होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को आपको देनी होगी। तो बहुत ही इजी है, सेक्शन 154 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें बहुत ही इजी है, हमें याद बहुत ही इजी तरीके से इसको समझना है कि एफआईआर की क्या क्या एसेंशियल है। जैसे कि एफआईआर किस चीज़ के ऊपर होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के ऊपर होगा। एफआईआर करने कोई जाएगा तो उसको पुलिस क्या करेगी, उसको राइटिंग में लेगी, राइटिंग में लेने के बाद वो उसको पढ़ के सुनाएगी इन्फॉर्मेंट को, फिर इन्फॉर्मेंट से साइन ले लेगी। एक बहुत ही जनरल चीज है। और जो एफआईआर वो करेगा उसको रिकॉर्ड कर लेगी जनरल डायरी में, एक रिकॉर्ड होगा, और फिर उस कॉपी ऑफ एफआईआर को वो दे देगी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। अब जो है, अब हमारा यहाँ पे एक प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें जानना जरूरी है, जो कि हमारे प्री के भी पर्पज से इम्पोर्टेंट है, जुडिशरी के। तो यहाँ ये जो प्रोविजो ऐड हुआ है 154 में, ये आपका 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट, जो कि हमें पता है कि निर्भया केस के बाद 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट आया, जिसमें जो कि बहुत बड़ा अमेंडमेंट था क्रिमिनल लॉ के पर्व्यू से। तो उसके बाद ये प्रोविजो ऐड हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट केस हुआ है, सपोज कोई ऐसी लड़की है जिसके अगेंस्ट केस हुआ है सेक्शन 354 में, या 354 ए बी सी डी, या फिर 376 ए बी बी सी डी, या फिर 509 ऑफ इंडियन पेनल कोड में। तो इन केसेस में जो रिकॉर्ड होगा एफआईआर वो हमेशा वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो पर्सन, जो अग्रीव्ड पर्सन है, वो टेम्पररीली या परमानेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता, तो उस कंडीशन में ये सेक्शन कह रहा है कि उस कंडीशन में उस पुलिस ऑफिसर को उस पर्टिकुलर पर्सन के चॉइस की जगह पे जाना पड़ेगा। मतलब कि या तो उसके घर जाना होगा, या तो फिर वो कहीं और जहाँ भी उसको कन्वीनियंट हो उस अग्रीव्ड पर्सन को, वो वहाँ बुलाए तो वहाँ पे एफआईआर रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा। और वो जो एफआईआर रिपोर्ट होगी वो किसी स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर के सामने होगी। सपोजिटली वो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो सही से बोल नहीं सकती है, तो वो इशारे से कुछ बताएगी पुलिस को। तो वो जो इशारे से बता रही है उसको समझने वाला कोई स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर होना चाहिए वहाँ पे। और जो रिकॉर्डिंग होगी उस एफआईआर की वो वीडियोग्राफ होगी। ये एक कंडीशन है जो कि कही जा रही है सेक्शन 154 में, कि रिकॉर्डिंग हमेशा वीडियोग्राफ होगी। तो ये सारी हमारे एसेंशियल ऑफ एफआईआर हैं जो कि बहुत इजी है हमारे। ऊपर के जो मैंने आपसे डिस्कस किए, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, रिड्यूस करेगा वो राइटिंग में एंड पढ़ के सुनाएगा, शैल बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट, एफआईआर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द जनरल डायरी, कॉपी ऑफ एफआईआर शैल बी गिवन टू द इन्फॉर्मेंट। ये पांचों कंडीशन प्लस प्रोविजो में ये कि अगर ऑफेंस एक लड़की का अगेंस्ट हुआ है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो उसको वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। और अगर वो लड़की पुलिस स्टेशन तक नहीं आ सकती तो वो वुमेन पुलिस ऑफिसर उसके घर जाएगी या फिर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस पे जाएगी, और एक इंटरप्रेटर सामने होगा जिसके सामने वो रिकॉर्डिंग होगी, प्लस वो रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफ होगी। ये सारी एसेंशियल ऑफ एफआईआर है हमारे सेक्शन में। हमारा रेमेडीज, व्हेन एफआईआर डिनाइड। सो अब क्या है कि अब ये होती है बात कि कोई पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर उसको मना कर देता है कि मैं आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता। तो हमारे सीआरपीसी में 154 में क्या प्रोविजन दिया हुआ है, क्या रेमेडीज दी हुई है, आई डिस्कस दैट। So the first remedy is given under section 154 itself,
that aggrieved person may give information by post to the superintendent of police. मतलब जो अग्रीव पर्सन है अगर उसको रजिस्टर करने से मना कर दी गई है, एफआईआर में रजिस्टर करने से मना कर दिया गया है, तो वो किसके पास जाएगा? वो एसपी के पास जाएगा। एसपी के पास कैसे जाएगा? वो पोस्ट से उसको लिख के इंफॉर्मेशन बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन है और मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं है। ये जो आपकी रेमेडी है ये हमारे सेक्शन 154 में ही मेंशन है। अनदर रेमेडी जो कि अग्रीव पर्सन के पास है वो ये है कि वो एप्लीकेशन डाल सकता है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। जब हम 156 पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि वो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन डाल सकता है और मजिस्ट्रेट 156(3) में ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन का, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का। तो 150 जनरल लैंग्वेज में हम सुनते रहते हैं 156(3) का ऑर्डर है। 156(3) क्या है? 156(3) यही है, वो रेमेडी है जब एफआईआर डिनाई हो जाती है, मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं। सेकंड रेमेडी। फर्स्ट रेमेडी हमें समझ में आ गई 154 में कि वो एसपी को लेटर लिख सकता है। सेकंड रेमेडी क्या है? 156(3) में वो एप्लीकेशन डाल सकता है। तीसरा क्या है? वो कंप्लेन कर सकता है 190 सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में। कंप्लेन का प्रोसीजर है सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में, उसमें वो कंप्लेन कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास। अच्छा, एक एडिशनल रेमेडी होती है, एक एडिशनल रेमेडी है, वो क्या है? दैट अग्रीव पर्सन कैन ऑल्सो गो टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। ये एक एडिशनल रेमेडी है जिसमें जो कि मिली है अग्रीव पर्सन को। लेकिन जनरली हाई कोर्ट का ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली अग्रीव पर्सन जो है वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहा है जाकर, क्योंकि जो ये सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अलाउ होता है, यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ऊपर 3 रेमेडीज हैं, आप उसको पहले एग्जॉस्ट करेंगे फिर आप फोर्थ जो रेमेडी है आपकी हाई कोर्ट की वो आप चाहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट रेमेडी को या सेकंड रेमेडी को या थर्ड रेमेडी को आपने एग्जॉस्ट ही नहीं किया और आप डायरेक्टली हाई कोर्ट चले गए, तो ये अप्रोच नहीं होता है। तो हमें समझ में आ गया रेमेडीज। रेमेडीज क्या है? एक रेमेडी आपकी 154 में ही मेंशन है, बाकी 2 रेमेडी है 156(3) में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं 190A में मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद I wanted to discuss the types of FIR. So types of FIR. There are many types of FIR. First one is zero number FIR. Second one is anti-timed FIR. Third one is multiple FIR. Fourth one is cross FIR. Now I'll discuss it in detail. What is a zero number FIR? जीरो नंबर एफआईआर मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक ऑफेंस होता है कहीं पर, एक ऑफेंस होता है मान लीजिए दिल्ली में साकेत में, और जो उसकी एफआईआर लॉन्च हुई है वो की गई है कनॉट प्लेस में। अब साकेत और कनॉट प्लेस दोनों अलग अलग पुलिस स्टेशन है। साकेत पुलिस स्टेशन में के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ और एफआईआर लॉन्च हुई कनॉट प्लेस में। तो अब एफआईआर कनॉट प्लेस में जो एफआईआर लॉन्च करने जब विक्टिम जा रहा है या इंफॉर्मेंट जा रहा है तो वो वहाँ मना तो करेंगे नहीं कि एफआईआर हम आपकी लॉन्च नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एफआईआर वो लॉन्च कर लेंगे, बट वो जो नंबर होगा एफआईआर का वो नंबर नहीं होगा, वो एक जीरो नंबर एफआईआर होगी। और वो उस पुलिस स्टेशन की ड्यूटी होगी कि वो उसको ट्रांसफर करे उस पुलिस स्टेशन में जिसकी जुरिस्डिक्शन है, मतलब कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन से वो ट्रांसफर होगी साकेत के पुलिस स्टेशन में, तो जहाँ की वो जुरिस्डिक्शन है। लेकिन वो एफआईआर जो होगी इट विल बी कॉल्ड जीरो एफआईआर। इट विल बी नंबर्ड ओनली आफ्टर द ट्रांसफर टू द अदर पुलिस स्टेशन। द सेकंड वन इज एंटी टाइम्ड एफआईआर। एंटी टाइम्ड एफआईआर क्या होती है? सपोजिटली एक ऑफेंस हुआ 2 बजे रात में और जो एफआईआर हुई है उसकी वो पहले ही लॉन्च हो गई है 12 बजे रात में। 12 बजे रात में किसी ने जाके एफआईआर लॉन्च की और 2 बजे ऑफेंस है, इसको क्या बोलेंगे? टाइम से पहले एफआईआर हो गई, विच इज एंटी टाइम्ड एफआईआर। जनरली ये जो होता है ये उन केसेस में होता है जिसमें फैब्रिकेटेड स्टोरीज या फिर फॉल्सली किसी को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, उन केसेस में होता है कि ऑफेंस बाद में हो रहा है और एफआईआर पहले हो जा रही है। सो एनी एफआईआर विच हैज बीन लॉन्च्ड बिफोर द अकरेंस ऑफ द ऑफेंस is called anti-timed FIR.
तो 2 FIR तो हमने टाइप कर ली। तो थर्ड वन है मल्टीपल FIR। मल्टीपल FIR क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए एक थेफ्ट हुआ कहीं पर किसी एक जगह पर, और फिर उस स्टोलन प्रॉपर्टी को कहीं और छुपाया गया किसी और कोर्ट के किसी और पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में। तो दो एक FIR लॉज हुई है आपके जहाँ पे थेफ्ट हुआ वहाँ, एक FIR लॉज हुई जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी है वहाँ पर। तो या ऐसे ही सपोजिटली और भी FIR लॉज हो गई सेम ऑफेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल FIR हो गई है। तो अब जब क्या होगा, यहाँ पे क्वैश हो जाती है FIR। तो इसमें क्या होगा कि जो सब्सिक्वेंट FIR होगी वो क्वैश हो जाएगी, और जो पहली वाली FIR होगी, जनरली ये होता है कि कोर्ट जो सब्सिक्वेंट FIR होगी उसको क्वैश कर देगी, पहली वाली FIR को रखेगी, उस पर ट्रायल होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो मल्टीपल FIR के केस में जनरली यही होता है। और बिकॉज दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू डबल वेक्सेशन, डबल, 2 बार इन्वेस्टिगेशन होगा, 2 बार सेम अक्यूज को बुलाया जाएगा, 2 बार ट्रायल होगा, हर कुछ 2 बार होगा। इसलिए मल्टीपल FIR के केस में एक जो सब्सिक्वेंट FIR होती है उसको क्वैश कर दिया जाता है। The fourth one is cross FIR. Cross FIR क्या होती है? Cross FIR होती है when for the same incident FIRs have been filed by the opposite party against each other. These are cross FIRs. Normally, in the cases of cross FIR, the High Court will not quash either of the FIR. Multiple FIR में हमने क्या देखा, कोर्ट जो है वो एक FIR को क्वैश कर देगी, लेकिन क्रॉस FIR के केस में क्या होता है कि जनरली हाई कोर्ट जो है वो क्वैश नहीं करती है FIR को, ईदर ऑफ द FIR को, और वो इट विल रादर ऑर्डर दैट बोथ द इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरीड आउट बाय द सेम पुलिस ऑफिसर। वो ऑर्डर करेगी कि सेम पुलिस ऑफिसर दोनों FIR को कैरी आउट करे, इन्वेस्टिगेट करे, और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद बोथ द केसेस विल बी ट्राइड बाय द सेम कोर्ट में दोनों केसेस चलेंगे। तो इसको क्रॉस FIR कहते हैं कि सपोज ए ने बी के खिलाफ FIR की एंड देन बी ने ए के खिलाफ FIR की, तो ये क्रॉस FIR कहलाती है। इन केसेस में क्वैश नहीं होती है FIR, दोनों इंडिपेंडेंटली चलती है। ये हमारे टाइप्स थे। तो आज FIR इज अ वेरी बिग टॉपिक, एंड आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। और अभी आगे बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इट एसेंशियल फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर दी FIR, जो कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। फिर उसके बाद एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। और अगर इन केस आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में जो अभी मैंने FIR का पढ़ाया है, या सपोजिटली कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी कि मैं उसको डिस्कस करूँ। So thank you all of you